नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजीर आजम ने भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 50 से जायद ममालिक के 5000 से जायद मंदूबीन कर रहे हैं शिरकत। वजीर आजम ने NRI से किया खिताब, कहा आज का भारत अपनी बात भी रखता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी बुलंद करता है। मुस्तकबिल जंग में नहीं, अमन में है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में रिकॉर्ड शिरकत। 2,79,000 करोड़ से ज्यादा का तलबा का रजिस्ट्रेशन। वजीर आजम मोदी की गैर मामूली पहल इम्तहानात से मुताल्लिक तनाव को कम करने में कर रही है मदद। देवी कुंभ की शानदार तैयारियां जारी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोजा दौरे पर पहुंचे प्रयागराज। संगम घाट पर महाकुंभ की तैयारियों के बारे में ली जानकारी। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 5 लोगों की मौत। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जाए हादसा और अस्पताल का किया दौरा। सूरत हाल का जायजा भी लिया। मरने वालों के लावाहिकीन को 25 लाख के मुआवजे का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इफ्तिताह किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक अहम प्रोग्राम है जो भारतीय तारिकीन वतन के साथ जुड़ने, नीज तारिक वतन और हम वतनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में ओडिशा की रियासती हुकूमत के इश्तराक से मुनक़िद हो रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम तरक्की याफ्ता भारत के लिए भारतीय तारकीन वतन का ताउन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां आसानी से जुड़ जाते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तारकीन वतन के दिलों में धड़कता रहता है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं, वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की की रफ्तार तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब NRI इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत के तैयार करदा तैयारों में यहां आएंगे। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स है, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है।
आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। अम्मान में सदियों से आबाद भारतीयों के तारीखी सफर को खुसूसी तौर पर प्रवासी भारतीय प्रोग्राम के तहत मुनक़िद एक नुमाइश के जरिए दिखाया गया है। वजीर आजम ने NRIs के सफर और उनकी कामयाबियों को देखने के लिए नुमाइश का दौरा किया। वजीर आजम ने भारतीयों के तारीखी सफर को महफूज रखने की खुसूसी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में गिरमिटिया मजदूरों के बारे में एक मुताला होना चाहिए, भारत में उनकी असल रिहाइश का पता लगाया जाए और तमाम हक़ाइक़ को डिजिटल किया जाए। अठारहवीं प्रवासी भारतीय दिवस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि ये आलमगीरियत के दौर में तारिकीन वतन की कम्युनिटी अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि हम भारतीय शहरी जिन लोगों पर मबनी तब्दीलियों को फ़रोग़ देते हैं उनसे तारिकीन वतन की कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है। In a globalized era, the diaspora only becomes more important with each passing year. Whether it is technology, best practices or resources, be it tourism, trade or investment, the two-way flows you enable are invaluable. Very people-centric changes we promote in India also benefit the diaspora. This could be enhancing the ease of doing business, promoting ease of living, or facilitating connectivity and travel. वजीर आजम ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के इफ्तिताही सफ़र को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गैर मुकीम भारतीयों के लिए एक खुसूसी सयाहती ट्रेन है। ये ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस प्रवासी तीरथ दर्शन स्कीम के तहत चलाई गई है, जो दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 3 हफ्तों तक भारत में सयाहती और मजहबी अहमियत के हामिल कई मकामात का सफ़र करेगी। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग इस सफ़र से बहुत खुश और पुरजोश नजर आए। Guys, it's a special train organized by the Indian Railways, okay, with a very good benefits and taking us to important places, mostly related to the religious place. The government of India made a great initiative, and whoever is getting it, they are fortunate to get it, I would say that. And it will cover like pretty much whole India from top to bottom, and it's like the circular kind of thing, which I think being as an Indian, I didn't like travel that much. So this is after getting a foreign nationality, visiting India is like a great opportunity. Very blessed, and this is kind of I think blessing from there that we are getting this opportunity to enjoy this trip. Looking forward to build upon the great memories to see the incredible India. We are right here very excited to travel about Pravasi Tirath Divas Yojana. Traveling by train has always been my passion because trains are the pulse of Bharat. Living in America, you always fly, but you don't connect with people. When you travel with trains, then you have a connectivity, and that's what India is known for, and so is the Bharat. मुल्क भर के तलबा को मरकज में रखकर शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा अब मुल्क गिर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वजीर आजम मोदी के इस इक़दाम को मुल्क और बैरून मुल्क से सराहा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन के लिए अब तक 2.79 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का अमल 14 जनवरी तक जारी रहेगा। दरअसल हर साल इम्तहान से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी
मुल्क और दुनिया के तलबा से बराह रास्त बातचीत करते हैं। वजीर आजम की ये पहल न सिर्फ तलबा को इम्तहानात की वजह से पैदा होने वाले तनाव को कम करने में मदद देती है, बल्कि वजीर आजम के मशवरे से उन्हें इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी में भी मदद मिलती है। इस प्रोग्राम में क्लास 6 से 12वीं के तलबा हिस्सा लेते हैं और पढ़ाई से मुताल्लिक मसाइल पर वजीर आजम मोदी से बराह रास्त बातचीत करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद सीनियर बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने भी मुकामी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात की। इस मीटिंग में दिल्ली बीजेपी के सदर रविंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद बीजेपी लीडर प्रदीप भंडारी ने कहा कि बीजेपी कारकुन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन और मुल्क में हो रहे तरक्याती कामों को अवाम तक पहुंचाएंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे सभी विभागों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले 4 घंटे के अंदर दिल्ली की जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो दिल्ली की जनता ने निर्णय कर लिया है कि आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, इस मुद्दे को आगे ले जाते हुए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से दिल्ली के जन जन के समक्ष जाएगी और हमारा पॉजिटिव एजेंडा सामने रखेगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की लड़ाई जारी है। नई दिल्ली असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि इंडी इत्तेहाद की दीगर तमाम पार्टियां दिल्ली में मौजूद नहीं हैं, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। परवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल को अपनी हार साफ नजर आ रही है, जबकि बीजेपी यकीनी तौर पर दिल्ली में हुकूमत बना रही है। दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में ऐसी कई सीटें हैं जहां मुख्तलिफ पार्टियों के बड़े लीडर एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली सीट जो वीआईपी सीटों में से एक है, यहां भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। संदीप दीक्षित जहां केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं वो इस असेंबली इलेक्शन में इंडी इत्तेहाद की जमातों के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कुमार आलोक ने इस मौजू पर संदीप दीक्षित से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ है संदीप दीक्षित जी, जो जिनकी सीधी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है। सर, हम लोकल लेवल पे चाहेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, शीला दीक्षित जी का जो टर्म रहा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और अरविंद केजरीवाल जी का जो टर्म रहा, स्थानीय स्तर पर क्या फर्क रहा उसमें? सर, दिल्ली के स्तर पर तो हजारों कमियां रही हैं केजरीवाल से। एक, आते नहीं है, और उनका ये कहना है कि अगर आएंगे नहीं तो हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं जिसमें विधायक की मदद है वो पूरी कैसे करेंगे। आज वही सीवर लाइन जो बनी थी 10 साल 15 साल पहले, वो चौक होकर पड़ी हुई हैं। लोग बता रहे हैं कि बरसात होती है तो कई मेरे पास वीडियो पड़े हैं कि 5-5, 6-6 इंच, 8-8 इंच पानी उन जगहों पे आ जाता है जहां बाकी समय आप समझेंगे कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज झुग्गी झोपड़ी में, मैं एक ऐसी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में गया जहाँ एक गरीब महिला ने मुझे 50,000 रुपये का बिजली का बिल बनाया। एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि हमने अपलिफ्ट किया, हेल्थ के बारे में कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक का पूरे वर्ल्ड में उसका मॉडल दिया जाता है। तो पहले तो कौन से वर्ल्ड में कौन सा मॉडल दिया जाता है, यही मुझे बता दें। दिल्ली में जब कांग्रेस की पार्टी हटी थी तो हमारे 38 अस्पताल थे। शीला जी ने 18 के करीब अस्पताल बनाए थे। उसके बाद एक नया अस्पताल नहीं बन पाया। हमारे समय 560 डिस्पेंसरियां थी, उसको बंद करके आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। ठीक है, एक आपकी एक्टिविटी थी, लेकिन जो बाकी हेल्थ का काम था वो कहाँ गया भाई? आप कहते हो वर्ल्ड क्लास हेल्थ, वर्ल्ड क्लास के अस्पताल तो हम बना गए थे, दिल्ली के जितने अस्पताल थे। आप शिक्षा की बात करते हो, मैं 2-3 आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। शीला जी जब आई थी ना मुख्यमंत्री बनके, तो दिल्ली में 64% बच्चे 12वीं में पास होते थे। जब वो गई
तो फिगर आ गया था 89%, 89, यानी 15 साल में 25% बढ़ा है पास परसेंटेज। आपको मालूम है केजरीवाल का पिछले साल क्या पास परसेंटेज था 12वीं का? 91%, यानी केवल 2% बढ़ा 10 साल में, और इस साल 96%। शीला जी के समय दिल्ली सरकार में 98 में 8 लाख बच्चे पढ़ते थे, जब वो हटी तो 16,10,000 पढ़ते थे। अगर उसी गति से, वो जो परसेंटेज गति मानी जाती है, दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे होते तो आज दिल्ली में 24 लाख बच्चे होने थे। पिछले 10 साल में केवल 1.5 लाख बच्चे बढ़े, आज 17,50,000 हैं। मैं ये आंकड़े आपको दिखाना चाहता था कि इनकी जितनी क्लेम है विकास की, वो किसी भी तरीके की कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं दिखाती हैं। इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से बात हो रही है, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, इवन तेजस्वी ने कल कह दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा तक ही सीमित था। नहीं, इंडिया गठबंधन लोकसभा तक था, उसका विधानसभा में कोई उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। लोकसभा में अगर चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन वहां रेलेवेंट है। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं, उनके और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित मोहरा है। अरे ठीक है, मोहरा होंगे, क्या होंगे, बीजेपी के मोहरा। हाँ ठीक है, वो किसी पार्टी के भी मोहरा कह लें। मेरे ख्याल से जितना तीखापन मैंने भारतीय जनता पार्टी पे बोला है, शायद ही किसी और ने बोला होगा। ये थे संदीप दीक्षित साहब, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मोहरा कह रहे हैं उनको बीजेपी का, वो खुद मोहरा है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को अंदरूनी सहायता प्रदान करते हैं। हाल के जो विधानसभा के चुनाव हैं राज्यों के, वो उसका उदाहरण है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ कुमार आरोप, डीडी न्यूज दिल्ली। कालकाजी असेंबली हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने दिल्ली की वजीर आला आशी और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि वजीर आला आशी समेत पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ऐसे में केजरीवाल को अचानक अपनी मुहिम के लिए दूसरी रियासतों से लीडर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अगर उन्होंने 10 साल काम किया है तो उसकी बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए। अतिशी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है, और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे, दिल्ली में उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में हुई भगदड़ में 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। टीटीडी के चेयरमैन BR नायडू ने तिरुपति में भगदड़ के लिए माफी मांगी। उन्होंने इसकी वजह भीड़-भाड़ बताई। It is a very unfortunate incident, never happened in TTD history. I sincerely request to the devotees to apologize TTD, and we will have a inquiry in this. Definitely will take serious action against them. दरियासना तिरुपति म्यूनिसिपल कमिश्नर मौर्या ने कहा कि MGM स्कूल के एक काउंटर के अलावा हर काउंटर पर सूरत हाल पुरअमन है। उन्होंने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। Everything was peaceful except a few injuries and few deaths whatever happened in Ruya and Swims, but it is really unfortunate because all throughout other states also, Karnataka or Tamil Nadu, they have come. Children, they were women, they were old people. They have been waiting since morning to get these Vaikuntha Ekadasi tickets, but due to that stampede, unfortunately, there were few deaths and also injuries. But now everything has fallen in place. It is under control. आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में जाए हादसा का मुआयना किया। ख्याल रहे कि कल तिरुपति में हुई एक भगदड़ में 5 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए थे।
आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत सत्य कुमार यादव तिरुपति मंदिर में भगदड़ के हवाले से तिरुपति पहुंचे और जाए हादसा पर अफसोस का इजहार किया। वजीर सेहत ने SVIMS अस्पताल का भी दौरा किया और जख्मियों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। आपको बता दें कि वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने जख्मियों के इलाज के बारे में हुक्काम से फोन पर बात की थी। उन्होंने हुक्काम को मौके पर जाकर राहती इक़दामात करने का हुक्म भी दिया था। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो उसमें से 5 लोग का मृत्यु हुआ है और लगभग 40 लोग घायल हुए हैं। जब से हुआ है तब से जो रुया हॉस्पिटल या स्विम्स में जो भी मेडिकल सर्विसेज देना है वो सब उनको मिल रहा है। अब सरकार भी एक जितने भी मृत्यु हुआ है उनका 25 लाख का एक्सग्रेशिया अभी दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो समीक्षा भी करेंगे, इसका पीछे कारण क्या है उसके ऊपर भी होंगे। भविष्य में ऐसा संगठन ना हो ऐसा उसका कुछ फिर उसके बाद जो घायल हुए हैं उनको भी कुछ एक्सग्रेशिया देने के विषय पे भी चर्चा हो। और खबर संभल से है। संभल के एसपी ने कहा कि 1978 के फजातात की कोई तहकीकात नहीं की जा रही हैं, सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है जो दी जाएगी। MLC शिरेश चंद शर्मा की तरफ से एक खत दिया गया था। उस खत के जरिए ज़ाब्ता नंबर 115 के तहत हुकूमत ने पुलिस से एक रिपोर्ट तलब की है जिसमें हुकूमत को सिर्फ एक इत्तला देनी है, दोबारा तफ्तीश की कोई बात नहीं है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय MLC शिरीष चंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। दरख्वास्त में कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों और दाखिली दरवाजे के नज़दीक वाक़े निजी कुएं के हवाले से सूरत हाल ज्यों की त्यों बरकरार रखने का मुतालबा किया है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी करे। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का भी मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कमेटी ने अमन अमान और हम आहंगी के क़याम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब इक़दाम न करने का मामला भी उठाया है। बिहार में वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नवीदम प्रसाद की फरोख्त के लिए दी गई जमीन पर अपना दावा पेश किया है। ताहम ये मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में पटना के फतुहा में एक मामला सामने आया था और वक्फ बोर्ड ने एक गांव पर अपना दावा ठोक दिया था। अब वक्फ बोर्ड का नया कारनामा सामने आया है। सोगरा वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की फरोख्त के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दी गई जमीन पर दावा ठोक दिया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल की जमीन होने के सबब एक लंबे वक्त से इस प्लॉट का इस्तेमाल मजहबी कामों के लिए होता रहा है। साल 2022 में उस वक्त के कॉरपोरेशन कमिश्नर ने 270 मुरब्बा फीट जमीन को श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को इस्तेमाल करने के लिए ऑफिशियली तौर पर दे दी थी। 2022 में जो तत्कालीन नगर आयुक्त सर थे उनके द्वारा उस जमीन को श्रावणी मेला के समय भीड़भाड़ को देखते हुए अस्थायी रूप से वो जगह दिया गया था कि ताकि वहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा सके। तो उसको लेकर के यहाँ की जो समिति थी उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में कंप्लेन की गई, तो वहाँ से आया था और ये मामला भी हाई कोर्ट में है। मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड के केयरटेकर मोहम्मद इम्तियाज का दावा है कि उनके आबाओ अजदाद का इस जमीन पर करीब 200 सालों से कब्जा है। वक्त के साथ कई चीजें जमींदोज हो गईं। पहले यहाँ सामाजिक काम हुआ करते थे। एक जमीन पड़ती पड़ी हुई है जो आज के डेट में भी पड़ती ही है, जो इमामबाड़ा की जमीन कभी हुआ करती थी। मामला कोर्ट में है। गरीबनाथ मंदिर से सटी जमीन का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है। वक्फ बोर्ड ने एतराज जाहिर करते हुए मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 13 दिसंबर 2024 को हुई थी।
कोर्ट ने सरकार को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए 28 जनवरी 2025 का वक्त दिया है। करीब 200 सालों से मंदिर से सटे इस जमीन का इस्तेमाल गरीबनाथ मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो बेबुनियाद है। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से दोनों धर्मों के लोग रहते आ रहे हैं। ऐसे जबरदस्ती के दावों से शहर के सौहार्द पर भी असर पड़ता है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब रुख करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों का। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी खौफनाक आग अब तेजी से शहर की जानिब बढ़ रही है। शदीद आग की वजह से अब तक 5 अफराद की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1 लाख अफराद को बचा लिया गया है। इस तबाही को देखते हुए उसे अब तक की सबसे बड़ी आफत करार दिया जा रहा है। हजारों इमारतें आग की लपेट में आ चुकी हैं। लॉस एंजलिस से इस हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। तस्वीर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आग लगने से इमारतें जलकर राख हो गई हैं। तेज हवाओं की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है। आग लगने से तकरीबन 1.5 लाख घरों को बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। सदर जो बाइडन ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तमाम रिपब्लिकन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 20 जनवरी को ओहदा संभालने के बाद अपने एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ना है। ट्रंप ने रिपब्लिकन रहनुमाओं के साथ सहाफ़ियों को बताया कि चाहे एजेंडा एक बिल में तकसीम हो या 2 बिलों में तकसीम हो, वो पूरा होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद रिपब्लिकन्स को व्हाइट हाउस वापस आने से पहले टैक्सों में कटौतियों, बॉर्डर कंट्रोल्स की पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली का हदफ मुकर्रर करना है। नाजरीन, खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।